अनरजीत और उसकी दूसरी पत्नी रीमा की हत्या पुलिस के लिए एक पहेली बन गई थी। 2 महीने तक पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ तो ऐसी वजह सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रीमा गौड़ गोरखपुर जिले के गुलरिहा क्षेत्र के शंकर टोला गांव में पति अनरजीत गुप्ता के साथ रहती थी। रीमा का मायका इसी गांव में था, लेकिन वो अपने माँ बाप के घर से दूर गांव के बाहर बने टीन शेड वाले मकान में रहती थी। वो मकान उसके पति अनरजीत ने बनवाया था। बात 6 अगस्त 2020 की है। सुबह सुबह रीमा के चाचा बैजनाथ गौड़ घूमते हुए उसके घर पहुंचे तो उन्हें रीमा के घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। बैजनाथ ने दरवाजे से ही 2 बार रीमा रीमा नाम से आवाज लगाई। आवाज देने के बावजूद अंदर कोई हलचल नहीं हुई तो बैजनाथ खुद कमरे के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे तो वहां की दिल दहला देने वाला हाल देखकर उल्टे पांव लौट आए। कमरे के अंदर तख्त पर रीमा और जमीन पर औंधे मुंह उसके पति अनरजीत का शव पड़ा था। अनरजीत के सिर पर और रीमा की गर्दन पर फावड़े से वार किए गए थे। बगल में खून से सना फावड़ा भी पड़ा था। बेटी और दामाद की खून में डूबी लाशें देखकर बैजनाथ के हाथ पांव फूल गए और वो घबराहट में वहां से वापस लौट आए। रीमा पति अनरजीत के साथ गांव में रहती थी। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। अनरजीत रीमा का तीसरा पति था, जबकि रीमा अनरजीत की दूसरी पत्नी थी। अनरजीत की पहली पत्नी संगीता से 14 और 10 साल के 2 बेटे थे। उसकी पत्नी संगीता गुलरिहा थाना क्षेत्र के गांव जैनपुर के टोला मोहम्मद बरवा में दोनों बच्चों के साथ अलग रहती थी। अनरजीत ने संगीता और बच्चों को छोड़ा नहीं था, बल्कि स्वेच्छा से पत्नी और बच्चों का भरण पोषण होता था। वो परिवार से मिलने जैनपुर आता था, लेकिन ज्यादातर समय दूसरी पत्नी रीमा के साथ ही बिताया करता था। बहरहाल बैजनाथ गौड़ दौड़े भागे घर पहुंचे और सारी बात बड़े भाई राम रक्षा और भतीजे अखिलेश को बताई। छोटे भाई के मुंह से बेटी और दामाद की हत्या की खबर सुनते ही उनके हाथ पांव कांपने लगे और वो धम्म से गिर पड़े। यही नहीं, बेटी और दामाद की हत्या की खबर सुनकर घर में भी कोहराम मच गया। बैजनाथ ने फोन द्वारा ये सूचना बेटी की ससुराल में दे दी। थोड़ी देर में अनरजीत और रीमा की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। खबर मिलते ही गांव वाले मौके पर जुट गए। भीड़ में से किसी ने घटना की सूचना गुलरिहा थाने को दे दी। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही थानेदार अनिल पांडे पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और घटना की जानकारी तत्कालीन एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी अरविंद कुमार पांडे और सीओ रचना मिश्रा को दे दी। इसके बाद वे जांच में जुट गए। सूचना मिलने के कुछ देर बाद सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान अनरजीत के सिर के पीछे और रीमा की गर्दन पर गहरे घाव के निशान पाए गए। चारपाई के बगल में खून से सना फावड़ा पड़ा था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने फावड़े से वार किया होगा। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर फावड़ा अपने कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल के दौरान कमरे में 4 जूठी थालियां भी मिली। घर में तो 2 ही सदस्य थे तो 2 थालियां होनी चाहिए थी, लेकिन वहां 4 थालियां थी। इसका मतलब रात में वहां 2 अन्य लोग रुके थे, जो अनरजीत या रीमा दोनों में से किसी के जानने वाले रहे होंगे और दोनों की हत्या करके अलमारी से गहने लूटकर फरार हो गए होंगे, क्योंकि जांच पड़ताल के दौरान अलमारी खुली हुई मिली थी और जेवर का डब्बा खुला हुआ था। स्थिति को देखकर पुलिस पता लगा रही थी कि हत्या लूट के चलते की गई थी या लूट दोनों की हत्या के बाद हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारों ने घटना को लूट का रंग देने की कोशिश की हो, लेकिन ये बात कातिलों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकती थी। बहरहाल कार्रवाई करते करते दोपहर के 12 बज गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भिजवा दिया और थाने लौट आई। थाने पहुंचकर थाना प्रभारी ने दोनों मृतकों के पिता की संयुक्त तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच की कार्रवाई आगे बढ़ी, अनरजीत और रीमा की जिंदगी से जुड़ी हैरान करने वाली त्रिकोणीय कहानी सामने आई।
जिसमें रीमा की जिंदगी से जुड़ी भूतकाल की कहानी भी थी। अनरजीत के जीवन से जुड़ी कहानी भी कम हैरत अंगेज नहीं थी। पता चला कि छोटी बहन राजमती के बहकते कदम रोकने के लिए अनरजीत ने उसके प्रेमी प्रदीप यादव पर बहन के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भिजवाया था। 3 महीने जेल में रहने के बाद जब प्रदीप जमानत पर बाहर आया तो राजमती और प्रदीप का प्यार फिर से जवां हो गया। नतीजा ये हुआ कि राजमती दूसरी बार प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। राजमती के इस कदम से अनरजीत और उसके घर वालों की खूब जगहसाई हुई। अनरजीत और उसके घर वाले बहुत दुखी थे। बहन के चाल चलन से दुखी अनरजीत ने राजमती को उसके हाल पर छोड़ दिया था। अलबत्ता बहन से नाराज होकर उसने उसके कुछ कीमती जेवरात अपने पास रख लिए थे। अनरजीत का तर्क था कि राजमती जब पहली बार प्रदीप के साथ भागी थी, उसने उसकी तलाश में हजारों रुपए पानी की तरह बहाए थे। उधर भाई द्वारा जेवर रखने की बात राजमती ने अपने प्रेमी प्रदीप को बता दी थी। तब जेवरों को लेकर अनरजीत और प्रदीप के बीच विवाद भी हुआ था। पुलिस ने अपनी जांच में इसे भी शामिल कर लिया कि कहीं इस कांड के पीछे प्रदीप का ही हाथ तो नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने रीमा और अनरजीत की उलझी हुई जिंदगी की चौंकाने वाली कहानी सामने आई। पता चला कि अनरजीत से प्रेम विवाह करने से पहले रीमा के कई युवकों से मधुर संबंध थे। तब वो दारू बेचने का धंधा करती थी। उसके दारू के ठेके पर कई दिलफेक आशिक दारू पीने आते थे और उनकी नजरें रीमा के जवान शरीर पर जमी रहती थी। खूबसूरत और जवान युवती दारू के ठेके पर हो और बवाल ना हो, ऐसा संभव नहीं। दिलफेक युवक दारू पीने कम, रीमा के गदराए बदन को घूरने ज्यादा आते थे। रीमा को लेकर अक्सर वहां मारपीट भी होती थी। पुलिस को शक था कि कहीं इन्हीं में से उसका कोई पुराना आशिक तो नहीं जिसने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया हो। पुलिस ने इस दृष्टिकोण को भी जांच में शामिल कर लिया था। इसके साथ ही पुलिस को जांच में रीमा से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात पता चली। रीमा की 3 शादियां हुई थी। पहली शादी के 15 दिनों बाद ही रीमा विधवा हो गई थी। उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रीमा मायके आ गई और वहीं रहने लगी थी। सफेद साड़ी में लिपटी जवान बेटी को देखकर पिता राम रक्षा परेशान रहते थे। वो सोचते थे कि इतना लंबा जीवन बेटी कैसे काटेगी। ठीक ठाक वर घर देखकर उसकी गृहस्थी फिर से बस जाए तो अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों के माध्यम से राम रक्षा ने महाराजगंज के बेरवा काजी के रहने वाले रविंदर गौर से बेटी की दूसरी शादी कर दी। शादी से पहले उन्होंने बेटी की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था ताकि पिछली जिंदगी नासूर ना बने। लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। शादी के कुछ महीनों बाद रीमा फिर ससुराल से हमेशा के लिए मायके लौट आई। पता चला कि दूसरा पति रविंदर गौड़ अव्वल दर्जे का दारूबाज था। दारू हलक से नीचे उतरने के बाद नशे में धुत होकर वो रीमा को बिना वजह बुरी तरह से मारता पीटता था। पति के अत्याचारों से तंग आकर वो पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर मायके आकर रहने लगी थी। पत्नी के इस कदम से रविंदर परेशान था। वो नहीं चाहता था कि रीमा मायके में जाकर रहे। वो चाहता था कि जो हुआ उसे भुलाकर रीमा घर लौट आए। लेकिन रीमा पति की बात मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो ससुराल जाने के लिए भी तैयार नहीं हुई। इस बात को लेकर शंकर टोला गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में गांव वालों के साथ साथ रीमा के घर वाले, बगल के गांव जैनपुर टोला मोहम्मद बरवा का अनरजीत और पति रविंदर मौजूद था। पंचायत के सामने रविंदर ने पत्नी रीमा के सामने घर वापस आने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रीमा ने पति का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। रीमा की बातों से हमदर्दी दिखाते अनरजीत बीच बीच में उछलकर बोलता रहा। अनरजीत की बातों से नाराज रविंदर ने उसे ललकारा कि बहुत हमदर्द बनते हो तो क्यों नहीं उससे शादी कर लेते। रविंदर की बातों को अनरजीत ने दिल पर ले लिया और भरी पंचायत में रविंदर की ललकार चुनौती के रूप में ले ली। उसने पंचायत के बीच कह दिया कि यदि रीमा राजी हो तो वो रीमा से शादी करने के लिए तैयार है। रीमा ने हामी भर दी। पंचायत वहीं खत्म हो गई। उस दिन के बाद से रीमा और अनरजीत लिव इन रिलेशन में रहने लगे। बाद में दोनों ने दुर्गा मंदिर बांस स्थान में गंधर्व विवाह कर लिया। इस बिंदु को भी पुलिस ने अपनी जांच में शामिल कर लिया था। पुलिस ने रविंदर गौड़ से पूछताछ की, लेकिन इस हत्याकांड में उसका कोई हाथ नजर नहीं आया। 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी पुलिस जहां से चली थी फिर वहीं पर आकर खड़ी हो गई।
त्रिकोण कहानी में उल्लेखित बातों का कोई सूत्र नहीं मिला था। मतलब साफ था, अनर्जित और रीमा हत्याकांड में उनकी जिंदगी से जुड़ी घटना का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पुलिस ये सोच सोचकर परेशान थी कि आखिर दोहरे हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया था। पुलिस अभी तक हत्या का मोटिव भी पता नहीं लगा सकी थी। इस बीच कहानी में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब मृतक की चाची सीमा के शरीर पर तथाकथित अदृश्य शक्ति ने सवारी कर सभी को चौंका देने वाली बात कही। सीमा बोली, मैं रीमा की आत्मा हूँ, मुझे पता है कि मेरी और अनर्जित की हत्या किसने की है। फिर उसने गांव के 5 लोगों के नाम बताए। सीमा के बताए नामों के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। ऐसा करना पुलिस की मजबूरी थी। हत्यारों का अभी तक पता नहीं चला था। पुलिस का तर्क था कि हो सकता है कातिल इन्हीं में से कोई हो। पुलिस 5 लोगों से पूरी रात सख्ती से पूछताछ करती रही, लेकिन यहाँ भी नतीजा शून्य रहा। पूछताछ बेनतीजा निकली। 5 आरोपियों का हत्या में कहीं हाथ नहीं मिला तो उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पुलिस घटना की तह में जाने के लिए सर्विलांस की मदद ले रही थी। पुलिस मृतकों के फोन की कॉल डिटेल्स भी निकालकर कई बार अध्ययन कर चुकी थी। साथ ही मुखबिरों की भी मदद ले रही थी। 1 अक्टूबर 2020 को एक मुखबिर ने पुलिस को ऐसी सूचना दी जिसे सुनकर पुलिस चौंक गई। मुखबिर ने पुलिस को बताया कि घटना से कुछ दिनों पहले लकड़ी तस्कर रामुद्दीन उर्फ रामदीन का अनर्जित से रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। रामदीन उसे देख लेने की धमकी देकर चला गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अपनी जांच लकड़ी तस्कर रामदीन की ओर मोड़ दी। छानबीन के दौरान पता चला कि घटना से महीने भर पहले चोरी से जंगल से सागौन की कीमती लकड़ियां कटवाकर रात के समय ले जाते हुए रामदीन को पुलिस ने धर दबोचा था और गाड़ी सहित लकड़ियां जब्त कर ली थी। रामदीन गाड़ी छुड़ाने के लिए अनर्जित के पास कर्ज मांगने आया था। वो उसके सामने गिड़गिड़ाया भी था, लेकिन अनर्जित ने रुपए देने से इनकार कर दिया था। अनर्जित और रामदीन दोनों पुराने दोस्त थे। वो जानता था कि अनर्जित के पास लाखों रुपए की रकम जमा रहती है। ये रकम वो अपने घर पर ही रखता है, फिर भी मदद करने से इनकार कर रहा है। ये बात रामदीन को चुभ गई थी। छानबीन में पाया गया अनर्जित और रामदीन के बीच वाकई में विवाद हुआ था। इससे शक की सुई रामदीन की ओर घूम गई थी। शक के आधार पर पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को रामदीन को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में रामदीन ने अपना जुर्म कबूल किया। पता चला कि रुपयों के लिए उसने ही अनर्जित और उसकी पत्नी रीमा की हत्या की थी। 2 महीने से रहस्य बने दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया था। उसी दिन शाम को सीओ कपिल देव मिश्रा ने गुलरिहा थाने में प्रेस वार्ता बुलाकर आरोपी रामदीन को पेश किया। पत्रकारों के सामने आरोपी रामदीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ करने पर अनर्जित और रीमा की हत्या की कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई। 40 साल का अनर्जित मूल रूप से गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के जैनपुर टोला मोहम्मद बरवा का रहने वाला था। उसके परिवार में माँ बाप के अलावा पत्नी संगीता और 2 बेटे थे। अनर्जित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनती था। एक साथ वो कई काम करता था। उसका मुख्य काम रसोई गैस सप्लाई करना था। वो गुलरिहा स्थित एक गैस एजेंसी का सबसे विश्वास पात्र डिलीवरी मैन था। वो दिन भर में करीब 10-12 गाड़ियां यानी करीब 450 सिलेंडर डिलीवर कर देता था। शाम तक उसके पास करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हो जाती थी। ये अनर्जित का रोज का काम था। इसके साथ ही उसने अपने घर पर किराने की दुकान भी खोल रखी थी। दुकान उसकी पत्नी संगीता चलाती थी। इसी आमदनी से उसने काफी रुपए बैंक में जमा कर लिए थे। वो दोनों बेटों की अच्छी शिक्षा पर पैसे खर्च करता था। बाद के दिनों में उसने किराए पर चलाने के लिए एक सवारी गाड़ी खरीद ली थी। उससे भी उसे अच्छा मुनाफा हो जाया करता था। कुल मिलाकर अनर्जित के घर में रुपयों की कोई कमी नहीं थी। उसका एक ही सपना था कि दोनों बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए। पता नहीं उसकी गृहस्थी को किसकी बुरी नजर लगी कि सब कुछ चिंदी चिंदी बिखर गया। एक पत्नी के जीवित रहते हुए उसने साल में आकर दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही पहली पत्नी संगीता और अनर्जित के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। संगीता अपनी सौतन रीमा को साथ रखने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसने पति से साफ कह दिया था कि इसे जहां मन हो ले जाकर रखो, लेकिन मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। हार मानकर अनर्जित ने रीमा के मायके
शंकर टोला गांव के बाहर जमीन खरीदकर 2 कमरों वाला टीन का मकान बनवाकर रीमा के साथ रहना शुरू कर दिया। अनरजीत ने भले ही रीमा से शादी कर ली थी, लेकिन उसने पहली पत्नी संगीता और बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा था। इसमें रीमा की भी रजामंदी थी। पति के इस निर्णय से वो बेहद खुश थी, बल्कि वो तो यहाँ तक चाहती थी कि वो संगीता के साथ उसी के घर में जाकर रहे, जबकि संगीता को ये मंजूर नहीं था। घर में शांति बनी रहे, इसलिए अनरजीत ने ऐसा किया था। खैर, अनरजीत के शंकर टोला में रहते हुए उसके कई दोस्त बन गए थे, जिसमें जंगल डुमरी नंबर 2 टोला सकलदीपपुर का रहने वाला रामदीन भी था। रामदीन की पैठ अनरजीत के घर के अंदर तक थी, इसलिए वो उसके हर राज को जानता था। रामदीन लकड़ी का कारोबारी था। जंगल से चोरी से सागौन और अन्य कीमती लकड़ियां काटकर बेचना उसका मुख्य धंधा था। ऐसा नहीं था कि वो अकेला ही इस काम को अंजाम देता था। इस काम को वो जंगल के अधिकारियों की मिली भगत से अंजाम देता था। बदले में वो उन्हें मोटी रकम खिलाता था, इसलिए उसका धंधा रात के अंधेरे में चलता था। 3 अगस्त 2020 को रामदीन रात के अंधेरे में जंगल से सागौन की बेशकीमती लकड़ियां काटकर चोरी से अपनी गाड़ी पर लाद कर ले जा रहा था। तभी पुलिस ने पकड़कर उसकी गाड़ी सीज कर दी। गाड़ी सीज करने से रामदीन पूरी तरह परेशान हो गया। उसका धंधा बंद हो गया। वो जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी छुड़ाना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं होने से वो गाड़ी नहीं छुड़ा पाया। ऐसे में उसे दोस्त अनरजीत की याद आई। वो उसके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताकर उससे 1 लाख रुपए कर्जा मांगा। अनरजीत ने रुपए देने से मना किया तो वो दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने मिन्नतें करने लगा, लेकिन अनरजीत ने रुपए देने से मना कर दिया। रामदीन जान रहा था कि अनरजीत झूठ बोल रहा है। पैसे होते हुए भी वो देने से मना कर रहा है। उसे अनरजीत का ये व्यवहार काफी नागवार लगा। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म ले लिया था। रामदीन जानता था कि रात के समय अनरजीत के पास लाखों रुपए जमा रहते हैं। क्यों ना उस रकम को ही हासिल कर लिया जाए। लेकिन रुपए हासिल करना आसान नहीं था। रुपए कैसे हासिल करने हैं, उसने यह योजना भी बना ली। योजना के मुताबिक 5 अगस्त 2020 की रात 11 बजे रामदीन अनरजीत के घर पहुंचा। उस समय अनरजीत और उसकी पत्नी रीमा गहरी नींद में सो रहे थे। दरवाजा भिड़ा हुआ था। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा भीतर की ओर खुल गया। कमरे में घुसने से पहले उसने बाहर की ओर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया तो वो दबे पांव कमरे में घुस गया। अनरजीत और रीमा दोनों तख्त पर सो रहे थे। अनरजीत को देखते ही रामदीन को गुस्सा आ गया। गुस्से में रामदीन ने अपने पास लाई नुकीली हथौड़ी से नींद में सो रहे अनरजीत के सिर पर जोरदार वार किया। फिर उस पर चाकू से वार किया। अनरजीत नीचे फर्श पर गिरकर मौत के आगोश में समा गया। फिर उसने रीमा की गर्दन पर पास में रखे फावड़े से वार किया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद रामदीन ने घर की अलमारी को खंगाला, लेकिन अलमारी से उसे 30,000 रुपए ही मिले। उसने सोचा था कि घर में रखे लाखों रुपए हाथ लगेंगे तो सब काम बन जाएगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। रुपयों के चक्कर में उसने 2 जान ले ली थी। फिर जो उसके हाथ आया उसे लेकर वो वहां से फरार हो गया। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर 2 महीने बाद पुलिस को घटना का पर्दाफाश करने में कामयाबी मिल गई। पुलिस ने आरोपी रामदीन से कत्ल में प्रयुक्त नुकीली हथौड़ी और चाकू बरामद कर लिया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने रामदीन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे गोरखपुर जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।